हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत ही मस्त होंगे। तो आज आप सभी के लिए पुनः से एक नए वीडियो लेकर के आ गया हूँ और आज उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो है जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उन सभी को कहीं ना कहीं हिस्ट्री की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको बता दें, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो भी आने वाला दिन में होने वाला होगा, बिहार पुलिस में जो कि बिहार पुलिस का फॉर्म निकल चुका है और बिहार पुलिस में फायरमैन का भी जो भी फॉर्म भर चुके हैं उनको भी, उनके लिए भी, और जिनको कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं और उनको हिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट है और जिनका भी इंटरेस्ट नहीं है उनको इंटरेस्ट जगाने के लिए मैंने हिस्ट्री का क्वेश्चन आया है। और आज इस वीडियो में कम से कम 500 हिस्ट्री का वन लाइनर क्वेश्चन, कितना 500 हिस्ट्री का वन लाइनर क्वेश्चन है। पूरा टोटल 500 क्वेश्चन है और ये टोटल 500 क्वेश्चन मैं कहीं भी एक वीडियो में नहीं ला सकता हूँ, इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो को मतलब कि सारी 500 क्वेश्चन को मैं 2 या 3 वीडियो करके, मतलब कि 2 या 3 वीडियो होगा, इस सभी में पार्ट बाय पार्ट करके मैं लाऊंगा। तो आज इस वीडियो मतलब इस चैप्टर का मतलब हिस्ट्री का आज पहला वीडियो होने वाला है और इसमें कम से कम हम 100 क्वेश्चन तक जानने की कोशिश करेंगे, मतलब 1 से लेकर और 100 तक क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। बात क्या है कि अगर आप 10th में पढ़ रहे होंगे, 12th में पढ़ रहे होंगे, अगर पढ़ चुके होंगे तो ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं यही सब क्वेश्चन आते हैं और आपको हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हिस्ट्री के बिना किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ही असंभव है। चाहे किसी भी एग्ज़ाम को, एसएससी में जाइएगा उसमें भी जीके जीएस पूछता है, उसमें भी आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिए चलते शुरू करते हैं और आज का वीडियो। इससे पहले हम आप सभी से एक निवेदन करना चाहते हैं कि प्लीज़ अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो हम जो भी बनाएंगे ना तो आपको इससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बात और बता दें कि आज से मतलब ये वीडियो से पहले जो भी वीडियो मैंने बनाया हो मतलब कि 10th क्लास का, तो अगर आप लोग अगर क्लास 10th में हैं, अगर क्लास 10th में है कोई भी स्टूडेंट, तो उनके लिए भी ये चैनल बहुत ही ज़्यादा सहयोग करने वाला है, क्योंकि सभी 10th वाले बच्चों के लिए हमने सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आंसर की मैं और जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है सबको डील कराया है। तो जाइए चैनल पर और देखिए, जा कर के क्या प्ले लिस्ट में देखिएगा कि क्लास 10th का क्या बना हुआ है, कि प्ले लिस्ट बना, उसमें जाइएगा और सभी को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ये सब का क्लास 10th का जितने भी क्वेश्चन है सब मिल जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो सबसे पहले शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर हिस्ट्री का वन लाइनर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है। अगर आप लोग शुरू से हिस्ट्री पढ़े होंगे ना तो बहुत ही मजा आएगा और पढ़ने में। तो इसका है क्या, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण कहा जाता है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा है कि किस काल में पत्थर और औजार सबसे पहले पाए गए थे। किस काल में पत्थर और औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो इसका आंसर क्या है, पूरा पाषाण काल। क्या है, पूरा पाषाण काल। ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है और बिहार दरोगा का जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जान लीजिए कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, जो कि अभी थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया है, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा और उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा ही रहता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है एक ही सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही सुप्रसिद्ध सभ्यता है और भारत का सबसे पहला सबसे पुराना सभ्यता किसी को कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए था कौन, मोहनजोदड़ो। क्या है, मोहनजोदड़ो। अगर आप लोग फिल्म देखेंगे मोहनजोदड़ो, जो कि उसमें ऋतिक रोशन हीरो है, उस से बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा ज्ञान प्राप्ति होती है। पहले के बारे में अब हम लोग को बिल्कुल उस तरह से बनाया गया फिल्म को देखने में मज़ा आता है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो इसका आंसर है मृतकों का टीला। क्या था, मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कि विशाल स्नान घर कहाँ मिला था। विशाल स्नान घर कहाँ मिला था। तो एक ही जगह था, क्या, मोहनजोदड़ो। ये सभी देखिए, सभी क्वेश्चन कहाँ से आया है, सिंधु घाटी सभ्यता से आ रहा है। तो अगर प्लीज़ ऑनलाइन क्वेश्चन अगर आपको याद करने में, अगर देखिए ऑनलाइन क्वेश्चन को याद करने में दिक्कत होगा तो मैं इसका पूरा से समझा करके बोर्ड पर जो बनाएंगे उससे हम लाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे। और अगर इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे
चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और मेरा क्या है कि टेलीग्राम चैनल है राजा कुमार ऑफिशियल से, उस पर जाइएगा और इसका मैं PDF डाल दूंगा और PDF से आप भी याद कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है ये सभी के लिए। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी किसे? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? जहाजी मालघाट था, तो इसका आंसर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के पात्र के लिए। किसके लिए? मिट्टी के पात्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो रहा है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था क्या? दूध और इसके उत्पाद। दूध और इसके उत्पाद। क्वेश्चन नंबर है 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो इसका आंसर है तांबा। बहुत ही विवेक क्वेश्चन, बहुत बार कंपटीशन में आ चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदैत्री कहा गया है? तो इसका आंसर ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। आपको वेद भी पढ़ना पड़ेगा अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से देखिएगा जरूर, तो मजा आएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पर? क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्यों? कि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे थे उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे थे रंथ पर प्रयोग किया था, रंथ का प्रयोग किया था, इसलिए सफल हुए थे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में कि ऋग वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस कथन से पुष्टि होता है, क्या पुष्टि होता है? कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं और अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होते थे, न कि जमीन। देखिए, तो गायों का ऋग्वेद से संबंध मिलता है। क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो इसका आंसर होगा सप्त सिंधु में। क्या है? सप्त सिंधु में। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि राज्याभिषेक समारोह का वितरण किस में किया गया है? राज्याभिषेक समारोह का वितरण किस में किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐतरेय ब्रह्मांड में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या है? ऋग्वेद से। क्वेश्चन आएगा कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है कि किस विदुषी ने विवाद में आयोजन याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो इसका आंसर है गर्गी ने। कौन? गर्गी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर क्या है कि 19 में चलते कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो इसका आंसर है अशोक मौर्य का रुमनदई स्तंभ। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 20 में कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन की गई राजगीर में। प्रथम बौद्ध परिषद की आयोजन कहाँ की गई थी? तो राजगीर, बिहार के राजगीर में। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति। क्वेश्चन पूछे कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ज्ञान की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, ये कौन वर्ग थे? स्त्रियाँ एवं शूद्र। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता था? बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता था? इसका आंसर है दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। क्या? निर्वाण मिल जाएगा। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। तो एक बात याद रखिए, हमने लुसेंट का क्वेश्चन पढ़ा है, ये सभी का सभी लुसेंट से है और लुसेंट में इसी तरह से दिया हुआ है। तो जो बच्चे लुसेंट पढ़ते हैं उनको पढ़े होंगे और इस वीडियो को अगर देखते हैं वो, तो उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला पता है आपको? कि उनको रिवीजन भी होगा और मज़ा आ जाएगा, उनको याद हो जाएगा फटाफट। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला क्या रहा है कि प्रारंभिक बौद्धिक धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? तो इसका आंसर है पाली पाठ में। क्या? पाली पाठ में। क्वेश्चन नंबर है हम लोगों को कि भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन है? तो इसका आंसर वामसा थप्पाकांसिनी। जो कुछ भी है पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा डबल है। क्वेश्चन नंबर क्या है? आज चलते हैं 26 में। बुद्ध को
प्रो प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ, मतलब कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है बोध गया में। कहाँ? बोध गया में, बिहार के बोध गया में। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कि इच्छा बस कष्टों का कारण है, इस प्रचार करने वाला धर्म प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर है कि महावीर कौन थे? महावीर कौन थे? तो महावीर 24वें तीर्थक थे। किसका? जैन धर्म का। महावीर किसके तीर्थक थे? 24वें तीर्थक थे जैन धर्म का। जैन धर्म का पहले तीर्थक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऋषभ देव को। देखिए क्वेश्चन बहुत ही भव्य है कि जैन धर्म का पहले तीर्थक किसे जाता है? ऋषभ देव को। और जैन धर्म का अंतिम तीर्थक किसे माना जाता है? तो महावीर को। तो आपको इससे पता लग गया होगा कि जैन धर्म में टोटल कुल कितने तीर्थक थे? तो 24 तीर्थक थे। लेकिन ईसाई धर्म सिख धर्म में टोटल 10 थे। तो पहला सिख धर्म के पहला कौन थे? गुरु नानक। अंतिम कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि जैन धर्म साहित्य को क्या कहते हैं? तो अंग। जैन धर्म साहित्य को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा अंग। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन धर्म केंद्र स्थित है? क्या? श्रवण बेलगाम में, ये स्थान जहाँ भी है वहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्या कि 32 में क्या बोला है कि भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ कहाँ है? तो चित्रित धूस मंदुह के साथ। क्वेश्चन नंबर है 33 में कि मगध के उद्यान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो इसका आंसर है बिंबिसार। क्या? बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर क्या है कि 34 में प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? क्या? संस्कृत भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी? क्या? झेलम नदी के साइड में। अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने कहाँ लड़ाई लड़ी थी? तो इसका आंसर है झेलम नदी के साइड में। क्वेश्चन नंबर है कि यहूदियों को धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो इसका आंसर है मूसा साहिब। क्या है? मूसा साहिब। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है कि महाभय लिखा था पतंजलि ने। यूनानियों को भारत को बाहर किसने निकाला था? तो इसका आंसर है यूनानियों को भारत से बाहर। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। और आपको मैं बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में बोला है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो इसका आंसर है बिंदुसार। देखिए थोड़ा सा बताते हैं इसका थोड़ा सा फैमिली डिटेल्स। पहले का है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा क्या है? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन है? अशोक। और देखिए कि ये तीनों से, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक से क्या होता है कि क्वेश्चन आते हैं। तो ये सभी आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। तो अशोक का दादा कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक का पिता कौन था? बिंदुसार। हम चलते हैं वो लोग क्वेश्चन 40 में कि बिंदुसार के समय अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। क्या थी? तक्षशिला में। तक्षशिला अभी पाकिस्तान में पड़ती है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अशोक के 41 में कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो अशोक की प्रशासनिक परिवर्तन किस घटना से था? कालिंग युद्ध से। पता होगा कि कालिंग युद्ध अशोक ने जीत लिया था, लेकिन ये कालिंग युद्ध से अपना धर्म मतलब कि आत्मा परिवर्तन हो गया इनका बहुत ज़्यादा। देखिए लड़ाई में कितने लोग शहीद हुए इसीलिए। और कालिंग अभी कहाँ पड़ता है वर्तमान राज्य कौन में? तो उड़ीसा में। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला है कि देवनाम पीढ़ी के नाम से कौन विख्यात थे? तो अशोक। कौन है? अशोक। कालिंग युद्ध के बाद किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्जा दिया? तो इसका आंसर है रॉक एडिक्स 8 ने। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? बहुत ही क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान से पड़ेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो इसका आंसर है मेगास्थनीज। क्या? मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका मेगास्थनीज का लिखा हुआ बुक है। और ये बहुत ही भीविया क्वेश्चन। इंडिका हर एग्जाम में पूछा जाता है इंडिका के बारे में, तो आपको याद रखना चाहिए कि इंडिका किसकी लिखी हुई बुक है? तो मेगास्थनीज की लिखी हुई बुक है। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तक्षशिला से। कहाँ से? तक्षशिला से। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला है कि अर्थशास्त्र के लेखक किससे समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, कितना हो गया? 40 से यहाँ पर हो गया था हम लोगों को 47। हम लोग चलते हैं 48 में। 48 में क्या बोला है थोड़ा सा देखिए कि अशोक
अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदी हुई है? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदी हुई है? तो इसका आंसर है ब्राह्मणी लिपि में। किस लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में। और यह है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? तो इसका आंसर है अशोक को कहा जाता था। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था? तो इसका आंसर जिला प्रशासक। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला क्या रहा है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? बहुत ही क्वेश्चन है। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर बृहद्रथ यही थे मौर्य वंश के अंतिम शासक। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 52 में कि मिलिंदानपोहन क्या है? तो इसे बौद्ध पाठ है। क्या है? बौद्ध पाठ है। कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्र से विकसित कला विद्या को किस नाम से जाना जाता था? तो गंधार कला नाम से जाना जाता था। और गंधार नामक स्थान कहाँ पर है? तो अभी है अफगानिस्तान में गंधार नामक स्थान, मतलब कि कोई इसी स्थान का नाम है गंधार। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कनिष्क। क्या है? कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला है कि शंख संवत किसने और कब शुरू किया था? तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। कब? 78 ईस्वी में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला है कि काला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो इसका आंसर है कनिष्क की। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया है कि राजा खरवेल किस चंदी वंश के महान शासक थे? तो इसका आंसर कलिंग। किनके? कलिंग के। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि सतवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो इसका आंसर है गौतमी पुत्र शतकर्णी। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला है कि महारैली में जंग रहित लोहा स्तंभ किसके स्थापित किया गया था? तो गुप्त द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है विक्रमादित्य नाम के जाना जाता है। हरिसेन किस राजा का राज कवि था? हरिसेन किस राजा का राज कवि था? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त का। क्या? समुद्रगुप्त का। अब लोग चलते क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो इसका है हुनो द्वारा। किसके द्वारा? हुनो द्वारा। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 53 में कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो इसका आंसर है सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी किए गए। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला है कि अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो मतलब आपको पता करना क्वेश्चन आता है कि भारत का सोझे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये आपको याद रखना, किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और क्वेश्चन आता है भारत का नेपोलियन किसे कहता है? समुद्रगुप्त को। और भारत का आपको पता करना, बहुत ही 3 को कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन आता है आपको बहुत ज़्यादा कि तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा कालिदास। और अगला क्वेश्चन होगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। और भारत का लौह पुरुष या आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये 3 नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। ये उप नाम है, बहुत ही बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला है कि इलाहाबाद स्तंभ में के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त की। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला कि फहान। देखिए फहान ये कौन था? फहान एक चीनी यात्री था जो किसके काल में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के, या चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया होगा या तो अशोक के काल में। ये तीनों के किसी काल में। थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये फहान कौन था? हम बता दिए फहान कौन था? एक चीनी यात्री था। किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? देखिए आ गया। इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन हम पढ़े नहीं थे लेकिन पहले बता दिए कि चंद्रगुप्त फहान किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 67 में कि मेघादूत का लेखक कौन है? मेघादूत का लेखक कौन है? तो इसका आंसर है कालिदास। मेघादूत का लेखक कौन है? इसका आंसर क्या होगा? कालिदास। कालिदास के जितने भी बुक होंगे सभी का नाम याद कर लीजिए, बहुत ही होता है। इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं बनाई गए? बहुत भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 बहुत ही क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो इसका आंसर
गुप्त का होगा, अजंता की गुफा है गुप्त। ये आपको अब मैं एक भी क्वेश्चन का इसका क्वेश्चन देता हूँ कि आपको इसका आंसर कमेंट में करना है। अगर आपको पता नहीं फिर भी गूगल करके कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, उसको राज्य का नाम आपको लिख करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 में बोल रहा है संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो इसका आंसर होगा रिमेंडू आरिकमेंडू। क्वेश्चन नंबर 71 में कि चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी। तो पंडित चोल और क्या होगा मुंडी केंचन गैंडो के, जो कि कुछ भी नाम है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 में बोल रहा है क्या कि चोल अभिलेख में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किस को जैन संस्था को दान दे में दी गई थी। इसका आंसर पल्ली चंदनम। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला है कि किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था। क्वेश्चन बहुत भी आया है कि किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था। तो इसका आंसर राजराज प्रथम। राजराज प्रथम जो थे को श्रीलंका अभी नाम से जाना था, पहले लंका था, उसको सबसे पहले जीता था। क्वेश्चन नंबर 74 में बोला है कि उत्तर मेरू शिलालेख से किसके शासन से संबंधित जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर चोल शासन से संबंधित। और चोल शासन भारत के दक्षिण में क्या होता है, भारत के जो दक्षिण का राज्य है ना, ये सभी में चोल शासन मिलते हैं। हम आपको थोड़ा सा मैप थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ हो जाए सो मंजूर, लेकिन मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, हाथ से बना रहा हूँ यार, जिस तरह से हो जाए। थोड़ा सा देखिए, ये भारत है, ये क्या है, ये भारत है। और ये अगर भारत है तो हम बता दें क्या कि चोल राजवंश किधर कौन एरिया में, भारत के कौन से एरिया में था। तो आपको पता होना चाहिए कि चोल राजवंश इतना सिद्ध, मतलब कि साउथ में चोल राजवंश का शासन अक्सर क्या होता है, साउथ में ही हुआ था। तो आपको बता दें कि यह मेरा भारत मैप हो गया, जो कुछ भी सही है। तो ये क्या होता है, चोल राजवंश का शासन इधर था, इधर ये सब देखिए मुगल वंश जितने भी मुगल शासक थे, हम थोड़ा सा डिटेल्स बताते हैं कि उत्तर में ही रह गए, पूरा यहाँ से लेकर इतने साल इतने ही रह गए चोल इधर, और इधर का कौन दक्षिण में नहीं जा पाए क्योंकि इधर के राजस्व बहुत ही मजबूत थे। चलते क्वेश्चन नंबर कहाँ थे हम लोग कि 75 में चलते हैं कि चोल राजाओं का शासन था कहाँ, तमिलनाडु पर। देखिए तमिलनाडु कहाँ पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 76 में कि राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो इसका आंसर है एलोरा। एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है, इसको भी आपको बताना है वीडियो के कमेंट में करके। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका आंसर है राष्ट्रकूट शासन कृष्ण वन ने, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण वन ने। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या बोला है कि राष्ट्रकूट के राजा अमूर्धवर्धन ने कौन सी पुस्तकें लिखी थी। तो इसका आंसर है कविर राजमार्ग। क्वेश्चन नंबर 79 में चलते हैं कि राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थल योगदान था कहाँ था, कन्नाड़ काव्य के 3 कवि पंपा, चिपुन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर पर। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोला है, थोड़ा सा देखिए कि किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया, तब पल्लव राजवंश के समय किया गया था। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था। इसका है वातापी के चालुक्य का। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या बोला है कि अरवर्णित जो एक जैन थे और जिन्हें एलोह प्रशासित की रचना की थी को किस संरचना का था, तो पुलकेशिन द्वितीय का। क्वेश्चन नंबर 83 में कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 84 में है कि पुस्तक कथा सरिसातम जो कुछ भी लिखा है इसका लेखक कौन है। तो इसका कौन है, सामदेव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85 में बोला है कि हर्षचरित्र के लेखक कौन थे, तो वान भट्ट। हर्षचरित्र के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है वान भट्ट। क्वेश्चन नंबर 86 में बोला है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो चंदेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर है 87 में कि किस प्रतिहार राजा ने प्राण की उपाधि ली थी। किस प्रतिहार राजा ने प्राण की उपाधि ली थी, तो इसका आंसर महिर भोज ने। क्यों, महिर भोज ने। क्वेश्चन नंबर 88 में बोला कि प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था, तो महिर भोज। क्वेश्चन नंबर 89 में बोला है कि उस चीन यात्री का नाम बताया जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। उस चीन यात्री का नाम बताया जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो इसका आंसर है हेंगसांग्स। कौन है, हेंगसांग्स। क्वेश्चन नंबर 90 में बोला है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया है, तो हेंगसान को। क्वेश्चन नंबर 91 में लिखा हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारत शासक कौन था, तो
पुलकेशिन द्वितीय कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 92 में बोला है कि संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किसने के द्वारा की गई थी? तो हर्षवर्धन के द्वारा। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की किस राज्य में स्थित है? भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है भारत के बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? बहुत ही क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन बख्तियार। कौन थे? मोहम्मद बिन बख्तियार। इतना बहुत मस्त यूनिवर्सिटी था, उसको ये ने नष्ट कर दिया। कैसा इंसान था? तुझे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में क्या बोल रहा है कि सांची का महंतम स्तूप है मध्य प्रदेश में। सांची का महंतम स्तूप है मध्य प्रदेश में। अब आपको पता है कि सांची का महादेव स्तूप भारत के किस नोट पर, मतलब भारत के जितने भी मुद्रा है ना, 1000 नहीं, 500, 2000 जितने भी नोट है, किस पर इसका छाप है? तो आपको बताना है कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 96 बोला है कि गीत गोविंद की रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है जयदेव। बहुत ही क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा क्या? जयदेव। और ये याद रख ले, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने चलते हैं तो किसी भी तरह के थोड़ा सा ढिलाई नहीं कीजिए। क्या? क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं लीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन में चलते हैं 97 में कि गिद्धा नाम की रानी को भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? तक कश्मीर में। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए? तो मोहम्मद बिन कासिम। का था? मोहम्मद बिन कासिम। इसके बारे में बताऊंगा, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो इसका आंसर है मोहम्मद गौरी ने। क्या? मोहम्मद गौरी ने। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, अंतिम चलते 100 नंबर। आज एक ही वीडियो में 100 नंबर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 100 नंबर कि किस लड़ाई में ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो तराइन की दूसरी लड़ाई ने मोहम्मद लड़ाई की मोहम्मद गौरी को दिल्ली आने की रास्ता खोल दिया था। तो मैं आपको बता दें कि 1 से 100 तक एक दिन के वीडियो में हम ये पहला वीडियो में करते हैं। अगले वीडियो में 101 से चलते हैं, 100 200 तक करेंगे, क्योंकि इसमें टोटल 500 क्वेश्चन है। अगर इसमें से 500 क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप वीडियो को पार्ट बाय पार्ट देखिएगा तभी बन जाएगा। तो पहले पार्ट आप 2 दिन के अंदर याद कर लीजिए और अगला दिन हम लोग पार्ट 2 वीडियो लाएंगे, तो इसमें बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। और आप लोग कहते हैं, अगर चाहते हैं तो मैं ना सभी एक शुरू करूँगा मुगल साम्राज्य का, सभी साम्राज्य का कहानी बताने का। क्या है कि मैंने अपने वीडियो बनाऊंगा क्या कि सभी क्या होगा कि वंश, जो भी वंश है ना, तुगलक वंश, मोहम्मद जो भी वंश है, सबका कहानी बताऊंगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आज अभी तक वीडियो अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अब कर ही दीजिए, क्योंकि और 10वां का जो भी स्टूडेंट होंगे उनको भी आप लोग मतलब कि पुराना वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पुराना वीडियो हम कल परसों डाले हैं। और आगे इसके बाद जो वीडियो आप लोग को अपलोड होगा संस्कृत 10th क्लास का। तो प्लीज़ आप लोग सभी स्टूडेंट के लिए ये सब थोड़ा सा मेहनत करते हैं, तो नया चैनल है, थोड़ा सा सहयोग मुझे भी कीजिए आप लोग। चलिए, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, चलते हैं अब हम लोग बाय।